हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लास। तो देखिए, आज हम 9th क्लास में 10.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या है इसमें? देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ थ्योरम्स आएंगे, हालांकि वो थ्योरम्स जो हैं वो प्रूफ हमें उनका नहीं करना है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज को करने के लिए भी और आगे की क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है इस एक्सरसाइज का कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर एंगल पर बात करने से पहले हम एक बात ये करना चाहेंगे कि कोई आर्क आर्क या तो बनाई कैसे जा सकती है। ठीक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कोई भी एक सर्कल लेते हैं, जैसे यही एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर आपने ए बी एक कोड ड्रॉ की। ओके, इस कोड की वजह से इसने इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, है ना। एक तो कौन से, एक इस ए बी आर्क की फॉर्म में और एक इस बड़ी ए बी आर्क की फॉर्म में, है ना। फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कीजिए, हम सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं कि ए बी एक कोड है। तो इस कोड ने इस पूरे सर्कल की बाउंड्री के दो पार्टीशन कर दिए, है ना। तो इन दोनों पार्टीशंस को बोला जाता है आर्क। ओके, इंट्रोडक्शन में भी हम करके आए थे। लेकिन जो ये स्मॉलर आर्क है, इस स्मॉलर आर्क को बोला जाता है माइनर आर्क, और जो बड़ी आर्क बनी है उसको बोला जाता है मेजर आर्क। बिल्कुल चैप्टर का जो स्टार्टिंग था उसमें इंट्रोडक्शन ही हम करके आए थे। ठीक है, तो फिलहाल बात इसकी नहीं है कि इस कोड ने इसके जो दो टुकड़े की उनको बोला क्या जाता है। बात है कि अगर हम ऐसी दो इक्वल कोड लें तो क्या होगा। मान लीजिए, एक कोड ली हमने ए बी और एक कोड ली हमने सी डी, और इन दोनों में कंडीशन क्या है कि भाई इन दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ आपस में कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों ने सर्कल के दो आर्क्स कट कर ली अपने अपने हिस्से में। ठीक है, एक ए बी आर्क और एक ये सी डी आर्क, राइट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगी, आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों जो आर्क की लेंथ होगी, ये दोनों आर्क एक्चुअल में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगी। दैट मीन्स कि एक आर्क को आप उठाकर दूसरी आर्क के ऊपर रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि भाई ये दोनों आर्क एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ऊपर वाले को देखेंगे नीचे वाली नज़र नहीं आएगी, नीचे वाले देखेंगे ऊपर वाली। दैट मीन्स कि इनको हम कॉन्ग्रुएंट आर्क बोल सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल हुई, जब ये दोनों कोड जो हैं वो आपस में कैसी हो, इक्वल हो, है ना। कंडीशन यही है। लेकिन अगर आप कोई भी एक सर्कल लेकर चलते हैं, ठीक है, और उसमें एक स्मॉलर कोड लेकर चलते हैं और एक बिगर कोड लेकर चलते हैं, हम यहाँ डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आप जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि ये जो सी डी कोड होगी और ये जो ए बी कोड होगी, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। भाई ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाली है ना। तो अगर दो कोड इक्वल हैं तो हमने क्या यहाँ पर नोटिस किया कि भाई उनके द्वारा जो कोरोस्पोंडिंग आर्क बन रही है वो कोरोस्पोंडिंग आर्क भी आपस में कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन ये काम सिर्फ कोड की वजह से ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई भी एक सर्कल लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मान लीजिए आपने एक ए बी आर्क ली और सेम लेंथ की आपने एक सी डी आर्क ली। तो जब आप ये करेंगे कि भाई इन दोनों आर्क के एंड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप नोटिस क्या करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि इन दोनों की जो कोड बनी अब वो कोड भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ये कन्वर्स वे में, दोनों वे में काम चल रहा है। कोड इक्वल तो आर्क जो कटी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वो भी इक्वल होंगी। अगर आर्क इक्वल लेकर चल रहे हैं तो उनसे जो कोड बनी है वो कोड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ एक ये लाइन है, ये आप ज़रूर पढ़ें। देखिए क्या है, इफ़ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब वही इक्वल ही, है ना।
ठीक है। कन्वर्सली आप इसको उल्टे वे में पढ़ सकते हैं कि अब कोड के बजाय क्या आ गई, आर्क आ गई। अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग कोड जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं वो आर्क के साथ तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ कर रहा है और कोड के साथ वो इक्वल वर्ड यूज़ कर रहा है। दोनों का सेम ही मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, लाइन के वे में इक्वल और कॉन्ग्रुएंस जो है वो सेम चीज़ होती है, इवन आर्क के फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, देखिए अगर कोई आर्क के एंड पॉइंट्स को, यहाँ पर एक पी क्यू एक आर्क है और इस पी क्यू आर्क के एंड पॉइंट्स पी और क्यू को हमने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ वो कोई ना कोई दो रेडियस तैयार कर दे रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो उन दोनों रेडियस के बीच में अब कोई ना कोई एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, एंगल हो गया। तो ये जो एंगल है वो एक्चुअल में किसका एंगल बोला जाएगा, वो एंगल एक्चुअल में इस आर्क द्वारा बनाया गया एंगल बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम पीछे ऊपर पढ़ के आए हैं कि आर्क ने एंगल बनाया, लेकिन आर्क के एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या बना रहे हैं, इसने एक कोड तैयार कर दी। और हम पीछे पढ़ के आए हैं भाई, एक आर्क और कोड दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते ही है। यानी आर्क द्वारा बनाया गया ये जो एंगल है, मान लीजिए हमने इसको थीटा नाम दे दिया, तो सेम एंगल उसके जो कोरोस्पोंडिंग कोड है वो भी वही सेम एंगल बनाएगी, है ना। अब ये तो थी माइनर आर्क, है ना। अगर हम अब इस मेजर आर्क की बात करें तो ये जो मेजर आर्क है वो भी तो सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। मेजर आर्क का भी एंड पॉइंट वही पी है और क्यू है, तो वो उनको भी ज्वाइन करें तो वही पी ओ और क्यू ओ दो हमारे पास रेडियस तैयार होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, है ना, जो कि एक्चुअली क्या है, इस थीटा का रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि हम इसको 360 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। तो जो मेजर आर्क है वो इस माइनर आर्क के रिफ्लेक्स एंगल को कंस्ट्रक्ट कर रही है यहाँ पर। तो बात आती है, अब अगर आप यहाँ पर दो ऐसी इक्वल आर्क ले लें, मान लीजिए जैसे ये पी क्यू है वैसे ही आपने आर एस एक आर्क ले ली, ठीक है, और कैसी आर्क ली, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ली। तो आप इस आर एस के भी तो एंड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो वो भी कोई ना कोई एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेगी इधर। ठीक है, यहाँ पर इसको मान लीजिए हमने अल्फ़ा बोल दिया और इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया। तो अब क्योंकि जो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी पर बेस्ड हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्या, द कॉन्ग्रुएंट आर्क या इक्वल, देखिए आ गया ना इक्वल वर्ड आर्क के साथ, इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड यानी बनाना, क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल, कहाँ बनाते हैं, सेंटर पर बनाती हैं। तो इस स्टेटमेंट को, इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आर्क के रिप्लेसमेंट में कोड भी यूज़ किया जा सकता है कि इक्वल कोड्स या कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये एज ए थ्योरम के रूप में हम, या स्टेटमेंट के रूप में हम पीछे पढ़ के आए। तो अब देखिए 10.8 थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ हम नहीं करने वाले हैं, प्रूफ नहीं आते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्योमेट्रिकल बेस्ड थ्योरम्स हैं एक्चुअली कहें तो। अच्छा, इस थ्योरम में क्या बोला गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए कहा क्या गया है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए हम इस फर्स्ट सर्कल पर काम कर रहे हैं और इसमें हम पी क्यू आर्क पर काम कर रहे हैं। अब आप पी क्यू आर्क बोल दीजिए या पी क्यू कोड की बात कर लीजिए, एक ही है दोनों का मीनिंग। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे ऊपर वाले स्टेटमेंट जब हम पढ़ के आए थे उससे। तो अब देखिए ये एक एंगल तो सेंटर पर बना रही है ना, यहाँ पर। तो मान लीजिए हमने इसको बोल दिया अल्फ़ा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब एक जो बची हुई मेजर आर्क है, उस मेजर आर्क पर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत क्लोज क्लोज, मैं तो फिर भी काफ़ी दूर बना रहा हूँ, है ना।
उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कोई एक पॉइंट ए चूज़ किया और पी क्यू आर्क जो माइनर आर्क थी ना उसके एंड पॉइंट को हमने उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एंगल तैयार हो गया, मान लीजिए ये है बीटा। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन बनेगी कि भाई ये जो अल्फ़ा एंगल होगा ना ये इस बीटा एंगल का दुगना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो यहाँ पर 90 बनेगा। उल्टा ले लीजिए, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा सेंटर पर तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। या आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि बीटा एंगल अल्फ़ा का क्या है, हाफ है, दो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, वही चीज़ है। तो इस थ्योरम को अब दोबारा से एक बार पढ़ के देखिए, अब आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है, आर्क जो है एंगल बना रही है लेकिन दो जगह बना रही है, कहाँ कहाँ, एक तो सेंटर पर और एक अदर पार्ट पर। तो अब बात कर रहा है एट द सेंटर, ठीक है, यानी कि ये इस अल्फ़ा की बात कर रहा है। इज डबल, इज मतलब इक्वल का साइन आ गया, डबल मतलब टू टाइम आ गया, किसका डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट मतलब उसी आर्क की बात कर रहा है लेकिन कहाँ, एट एनी पॉइंट, वो एनी पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि खुद इस पी क्यू ने सर्कल का जितना हिस्सा कवर कर रखा है उसको छोड़कर जो बच गया यानी कि ये हिस्सा, उस पर कोई भी पॉइंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो थ्योरम एक्सप्लेन कर रही है वो समझ आया होगा। देखिए अब यही आर्क अगर एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स इस सेमी सर्कल के एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक डायमीटर बन जाती है ना। तो इसके एंड पॉइंट्स सेंटर से हमने जब ज्वाइन किए तो ये पी ओ और क्यू ओ दोनों ने मिलकर पी ओ क्यू क्या बना दिया, एक डायमीटर बना दिया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सिंपल सी बात है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो पी क्यू आर्क है वो अदर पार्ट यानी कि बचे हुए सर्कल के पार्ट पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वो इसका हाफ बनेगा। ये देखिए अभी हम यही पढ़ के आए थे, है ना, फर्स्ट फिगर से। दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आता है जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्या कि एक सेमी सर्कल या यूँ समझिए कि एक डायमीटर हमेशा सेमी सर्कल में क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक डायमीटर लिया तो बेसिकली दो सेमी सर्कल बन गए, है ना। तो अगर नीचे वाले पर एक एंगल बनाए कौन, डायमीटर, तो वो भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ऊपर वाले पर कहीं पर भी कोई भी एक एंगल बनाए तो आप नोटिस करोगे वो भी एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अब पॉइंट तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे पॉइंट है, कहीं पर भी बना लीजिए। अगर इस तरह से बनाया तो भी ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये क्यों बन रहा है, इस डायमीटर की वजह से, ठीक है, क्योंकि डायमीटर पर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है। अब इन्होंने इस आर्क की लेंथ को धीरे धीरे बड़ा बना दिया। पहले ये माइनर आर्क थी, फिर ये सेमी बन गई, सेमी का मतलब हो गया कि पूरे सर्कल की हाफ हो गई। अब ये सेमी से भी ज़्यादा हो गई, यानी कि अब ये मेजर आर्क बन गई। तो वैसी बात है, देखिए एंगल का ध्यान, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सेंटर पर एंगल किस तरफ बनाए, एंगल इस तरफ बनेगा या दूसरी तरफ। तो सिंपल सा ध्यान रखो, जो आर्क है ना, आर्क की तरफ का एंगल बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 240 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बचे हुए पार्ट में यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का, इसका हाफ। ठीक है,
तो आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो समझ आई होगी कि इस थ्योरम में क्या एक्सप्लेन किया गया है, और इसी थ्योरम से हमारे पास एक नया रिजल्ट भी हमने डायरेक्ट वे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले में ये बताया गया है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट या तो मेजर या माइनर किसी की भी बात कर लें, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कहता है देखिए कोई भी एक पी क्यू आर्क है मान लीजिए, ठीक है, तो पी क्यू आर्क बचे हुए मेजर आर्क पर जितने भी पॉइंट ले, जैसे ए पॉइंट लिया, सी पॉइंट लिया, कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, बी बोल देते हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो ये कह रहा है कि इस कंप्लीट मेजर आर्क पर कितने भी पॉइंट पर ये जो पी क्यू आर्क एंगल बनाएगी ना, वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस थ्योरम की वजह से, मान लीजिए ये हमारे पास ए एंगल जो है वो ऑब्वियस सी बात है ओ एंगल का क्या होगा, हाफ होगा ना, अभी अभी ऊपर जो थ्योरम पढ़ के आए थे उसी की वजह से। सी एंगल भी ओ का क्या होगा, हाफ होगा। बी एंगल भी ओ का क्या होगा, हाफ होगा, उसी थ्योरम की वजह से। तो ये सारे के सारे एंगल जो हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, ओ के हाफ है। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, ये सारे के सारे आपस में क्या हुए, इक्वली हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये कहता है कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल। बहुत अजीब सी स्टेटमेंट है ये, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट को जॉइन करके हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, ओके। फिर ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट के वन साइडेड हमने 2 पॉइंट और लिए कोई एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और हमने इस लाइन से इस पर भी एक एंगल बनाया। फिर एक और पॉइंट लिया हमने यहाँ पर और इस पर भी एक एंगल बना दिया, ठीक है। और हमने क्या नोटिस किया कि इन दोनों, मान लीजिए मेन जो लाइन थी वो अपनी थी ए बी, और इस ए बी पर, ए बी के दोनों साइड, मतलब सेम साइड, दोनों साइड नहीं, सी और डी दो अलग अलग पॉइंट लिए, और दोनों पॉइंट पर जब हमने ए बी से एंगल बनाया तो हमने क्या नोटिस किया कि वे दोनों एंगल जो है ना वो बन रहे हैं इक्वल, यानी कि सी पर भी जो एंगल बना और डी पर भी एंगल जो बना वो एंगल क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि इन चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट से, ये जो चारों पॉइंट होंगे वो किसी ना किसी एक सर्कल पर ज़रूर लाई करेंगे। कहाँ से ये पॉइंट आया, ये देखिए इसी वाली थ्योरम से ये पॉइंट आया है। कैसे, मान लीजिए ये देखिए हमारे पास पी क्यू एक लाइन है, ठीक है, हो गई एक लाइन। हमने इस लाइन के वन साइडेड ए और सी दो अलग अलग पॉइंट लिए और दोनों पर हमने क्या नोटिस किया, भाई एंगल तो बन रहे हैं सेम। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो सर्कल है वो सर्कल पर ही तो ये पी क्यू ए और सी ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं, है ना। तो उसी को इन्होंने डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, आपकी हायर क्लासेस तक ये यूज होता रहता है, पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स जो है ना वो सर्कल पर लाई करे, लाई ऑन ए सर्कल, तो उस तरह के सर्कल, सॉरी उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा होगा, तो आप नोटिस कर रहे होगे कि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं ए बी सी और डी, चारों के चारों सर्कल पर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यानी कि इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें एक खासियत होती है क्या, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना, उन ओपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। इन द सेम वे अब बी और डी एंगल का सम नोटिस करोगे
वो भी कितना आएगा 180 डिग्री। ये खासियत होती है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में हमें ऐसा प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव करो कि एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो हम इनकी हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं कि उनके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो हम क्या दिखा दें, 180। ओके, सो इस टेबल में एक्चुअली हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करें और उन डिफरेंट सर्कल्स में अलग अलग पॉइंट्स, 4 डिफरेंट पॉइंट्स को जॉइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, नेमिंग दें, और नेमिंग देने के बाद उनके एंगल्स को आप कॉम्पस की हेल्प से या किसी भी तरह से प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, जिसको हम डी बोल देते हैं, उनकी हेल्प से ये ए बी सी और डी एंगल्स को नोट आउट करें। और फिर ए और सी का यानी कि अपोजिट एंगल का एडिशन और बी और डी का अपोजिट एंगल का एडिशन आप करके देखें। अब हमेशा नोटिस करोगे कि ऐसी सिचुएशन में एंगल जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 10.11 थ्योरम, इसमें यही चीज़ बोली गई है, द सम ऑफ ईदर पेयर, ईदर मतलब कोई भी, ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180। अभी अभी हम यही पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो उसमें हमारी 10.12 थ्योरम हेल्प करेगी। इफ़ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 180, देन दिस क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो यही था मेन हमारा इस इंट्रोडक्शन में। आगे एग्जांपल स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद अपनी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ये एक्सरसाइज करने में ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आने वाली है। सो आई होप आपको ये कंप्लीट पोर्शन जो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद द क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।